नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 16वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 15 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको घटना चक्र पूर्वालोकन इंडियन पॉलिटी PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत जो हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद से जो पिछले वर्षों में कुल 110 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन तीनों टॉपिक से पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक इंटीग्रेटेड प्री और मेंस का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसे हम जानते हैं अभ्युदय बैच के नाम से। इस अभ्युदय बैच में आपको पूरे टॉपिक को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स मिलता है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो है शिक्षकों से व्यक्तिगत अगर आपको कोई भी जो है शंका है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। निबंध लेखन, पत्र लेखन, इसका भी जो है अभ्यास कराया जाता है। तो अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये जो कोर्स हमारा है ये आपके लिए बेहद लाभकारी है। और डिकोड एग्जाम का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में बहुत अधिक सिलेक्शन जो है डिकोड एग्जाम के द्वारा हुआ है। सारे लोगों का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने लक्ष्य किया है यूपी PCS 2026 के लिए, उनके लिए भी हम एक फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं। ये भी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग चल रहे हैं। माने प्री और मेंस एक ही साथ पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जितना सिलेबस में दिया गया है, और सारे टॉपिक्स के PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। उत्तर लेखन का कार्यक्रम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे बात करके आप इस कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। अब जो है भारत के उपराष्ट्रपति से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो नीचे आप देखेंगे कि वो प्रश्न किस वर्ष के किस परीक्षा में पूछा गया है, ये भी आपको दिखता हुआ चलेगा। अब हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो मुख्यतः ये पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है वो किन से मिलकर बनता है। तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत का भेद नहीं होता। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम जानते हैं कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा उत्तर है B, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ये उत्तराखंड PCS प्री 2025 का जो है प्रश्न है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यही हमारा उत्तर होगा A। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भारत के उपराष्ट्रपति का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है?
तो राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे आसान प्रश्न हैं, काफी पुराने प्रश्न, उसमें तो उत्तराखंड का एक 2025 का भी प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो निश्चित रूप से ए 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब जो है ये 2022 का बीपीएससी का प्रश्न है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो निश्चित रूप से 788 सदस्य होंगे, क्योंकि इसमें जो है 543 जो है 545 जो 12 हैं उन जो मनोनीत होते हैं उनको मिला के 543 जो है लोकसभा में, और जो है 245 जो 12 हैं नॉमिनेटेड उनको मिला के राज्यसभा में, तो कुल 788 होते हैं। ठीक है, अब ये है कि हर उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिकुलर कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, ये अलग आंकड़ा होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा या लोकसभा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें वो फुल स्ट्रेंथ में ही हो, ऐसा नहीं होता है, और न ही तो सब लोग जो है मतदान में जरूरी ही है कि भाग लें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा से सही है उसका चुनाव करिए। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति का जिस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसी तरह से भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब कहा जा रहा है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये गलत है। तो हम क्या कहेंगे? केवल एक सही है। अब अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, योग्य है। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपने ये देख लिया कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अब जो दिक्कत है वो ये है कि ए और बी में से क्या उत्तर है? क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण है या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर्स में आपको बताया, आपको जो है एक तार्किक वाक्य को जो है करना है और काज और इफेक्ट को समझना है। देखिए, हम फिर से कारण आर से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो। या कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो। अतः उपराष्ट्रपति अतः नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा लेटेस्ट प्रश्न, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो निश्चित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो निश्चित रूप से वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाता है। तो दोनों सही हैं, 1 और 2। अब जो है अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो निश्चित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिसियो। इसका मतलब है, पदेन का मतलब कि किसी पद के नाते कोई दूसरा पद मिल जाना। अगर भारत का जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति हो जाता है। ठीक है, अगला, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है।
तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो सी हमारा उत्तर होगा। अब अगला, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसको मार्क करिए। और ये प्रश्न लेटेस्ट है, यूपी पीसीएस मेंस नहीं 2005 का है, पुराना प्रश्न है। ठीक है, आइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, जनता के सदन नहीं, जनता का सदन नहीं। जनता का सदन मतलब लोकप्रिय सदन की बात हो रही है, हाउस ऑफ द पीपल की बात हो रही है, ये लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए सदस्यता के लिए। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, तो हाँ 5 वर्ष। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना बेहद आसान कार्य है, इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा के सामान्य बहुमत से जिस पर लोकसभा सहमति अपना दे दे, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, तो उसको एक औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं। तो कौन से सही नहीं है? तो 1 सही नहीं है और 4 सही नहीं है, तो 13 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए अब अगले प्रश्न पे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? यूपी पीसीएस प्री 2023 का ये प्रश्न है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है, कि मतलब जो है ये निर्वाचन गलत है, उसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। हमें देखना है कि सही कथन कौन सा है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इस तरह की घोषणा मतलब चुनाव शून्य होने से पहले पद पर रहते हुए उन्होंने जो कार्य कर दिया है वो जो है मान्य होगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, तो ये गलत है। तो केवल एक बी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। तो निश्चित रूप से सेकंड जो है वरीयता है इनकी, प्रथम नागरिक देश के जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के पास उसके पद से जुड़ा हुआ कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। उसके जितने कार्य हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में है, उपराष्ट्रपति के रूप में उसके पास कोई औपचारिक काम नहीं है। अगला, राष्ट्रपति अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो निश्चित रूप से करता है। तो 1, 2, 3, 4 यानी सभी चारों सही हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। अगला, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है उससे संबंधित जो है 3 कथन है। पहला, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? नहीं, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने वो राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाएंगे, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। दूसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जितने विशेषाधिकार हैं सब मिलेंगे उपराष्ट्रपति को। सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, यही संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये भी सही है। तो ऐसे में 2 और 3 सही हैं, यानी सी हमारा उत्तर है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो निश्चित रूप से राज्य परिषद यानी राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ये हमारा उत्तर होगा। फिर से वही
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो निश्चित रूप से राज्यसभा की अध्यक्षता किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब जो है अगला, तो निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा? तो निश्चित रूप से राज्यसभा, सी उत्तर होगा हमारा। अगला, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। IAS प्री 1993 का ये प्रश्न है। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो कि USSR में राजदूत रहे भारत के 1949 से लेके 1952 तक, और दूसरे VV गिरी ये जो है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे। तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा 1 और 4। तो बी हमारा उत्तर होगा। इन लोगों ने उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। अगला जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता। तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। असल में ये गलत है। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, प्रथम नहीं। अब जो है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक रहा? तो 12वां क्रमांक रहा। सी हमारा उत्तर होगा। तो 23 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्न अब समाप्त हो गए। अब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया, यही कानूनी नाम है भारत सरकार का, हिंदी में भारत संघ। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। बिल्कुल गलत। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75 खंड 1 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री से सलाह ले करके राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 74 खंड 1 ये कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75 खंड 5 में यह लिखा गया है कि या तो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, आवश्यक नहीं है कि मंत्री बनते समय वो किसी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन यह प्रावधान है कि मंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद 6 महीना के अंदर अंदर वो किसी संसद के किसी सदन का सदस्य होना ही चाहिए। तो ऐसे में 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, यानी 25 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री, तो यही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ठीक है।
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तो केंद्रीय सरकार से संबंधित है, तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आईएएस का प्रश्न है, 2022 का लेटेस्ट है। आइए, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो 4 श्रेणियों में, यानी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत नहीं करता है। ये ब्रिटिश संसदीय परंपरा और भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 पर आधारित है, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो वहाँ मंत्री परिषद की बात की गई है, ये वर्गीकरण की बात नहीं की गई है। ये वर्गीकरण जो है ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर और भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 पर आधारित है। और कैबिनेट जो है इस यानी मंत्रिमंडल, इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, वो भी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में इसको जोड़ा गया और ये कहा गया, लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल और केवल मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकते हैं। तब वहां पहली बार जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है ये शब्द आया मंत्रिमंडल, नहीं तो वहां का मतलब संविधान में केवल मंत्री परिषद की बात की गई है, इतनी श्रेणियों की बात नहीं है। अगला, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी प्रावधान संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 75 खंड 1 में एक उपखंड ए जोड़ा गया और उसमें के तहत यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो केवल 2 सही है, यानी बी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों का 15% तय किया गया? तो निश्चित रूप से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो कैबिनेट का मतलब है कि मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा ढांचा है जिसमें सारे मंत्री आ गए। अब उन्हीं में से जो टॉप के मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे कुछ मंत्रियों का समूह कैबिनेट मंत्री होता है, जिसके साथ प्रधानमंत्री सारा जो है निर्णय करते हैं। तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो मंत्रियों के एक छोटे समूह जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं उनके साथ बैठते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वो भी जो है ये लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। अब जो है फिर से आईएएस का प्रश्न आ गया है, आइए देखिए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत टफ प्रश्न। एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। गलत है ये। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और उसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो केवल 2 सही है। आइए जो है इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, वर्ष 1949 में एन गोपालास्वामी आयंगर ने सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
इस रिपोर्ट में उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रालयों को ब्यूरो में समूहित करने और O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड प्रभाग की स्थापना का सुझाव दिया था। उन्होंने किसी मंत्री और सचिव को पूर्णतः केवल प्रशासनिक सुधार के लिए नामित करने का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई थे और बाद में के हनुमंतैया ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में पृथक केंद्रीय कार्मिक अभिकरण बनाने की सिफारिश की। इसी सिफारिश को मानते हुए अगस्त 1970 में मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक विभाग का गठन किया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। अब अगला, ये भी IAS का प्रश्न है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। गलत है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से केवल 2 सही है, बी हमारा उत्तर होगा। अगला, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम प्रश्न है, देखिए BPSC में आ गया 2025 में, लेटेस्ट एकदम सेम प्रश्न। देखिए, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता नहीं, ये प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। निश्चित रूप से 2 सही है, सेम प्रश्न है, देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह भी IAS का प्रश्न आ गया। देखिए क्या है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी नहीं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी। कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वास्तव में तो प्रधानमंत्री ही है। तो यही तो संसदीय शासन व्यवस्था का आनंद है। तो केवल ए हमारा उत्तर आइए देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में भारत सरकार के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद और 2 नियम पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 77, जो भारत सरकार के कार्य संचालन से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 महत्वपूर्ण उपखंड है। पहला 77(1) क्या कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों को उन नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के बीच उस कार्य के बंटवारे के लिए नियम बनाएगा। इसके तहत नियम बना है, उसको हम अभी देखेंगे। अब अनुच्छेद 78 है, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 मंत्रालयों और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। क्या लिखा गया है इसमें? इसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और प्रशासन की जानकारी किसको दें? भारत के राष्ट्रपति को। अब यह अनुच्छेद 77 आपने देख लिया, तो देखिए अनुच्छेद 77 खंड 3 में क्या कहा गया था कि इस तरह के नियम बनाएंगे। तो राष्ट्रपति ने 2 प्रकार के नियम बनाए हैं। पहला कार्य आवंटन का नियम है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। क्या लिखा है इसमें? तो यह नियम तय करता है कि किस मंत्रालय को क्या काम मिलेगा, कौन सा मंत्रालय क्या काम करेगा। दूसरा, यह नियमों की एक विस्तृत सूची है जिसमें हर मंत्रालय और विभाग के अधिकार क्षेत्र लिखे होंगे। उदाहरण के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के पास राजमार्गों का काम होगा, जबकि विमानन मंत्रालय के पास हवाई अड्डों का। बदलाव, इन नियमों में कोई भी बदलाव प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसी तरह कार्य निष्पादन का नियम है। यह नियम तय करता है कि काम कैसे किया जाएगा। तो यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसमें बताया जाता है कौन से मामले अकेले मंत्री तय करेंगे, कौन से मामले प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और किन मंत्रालयों पर पूरी कैबिनेट फैसला लेगी। तो यह आपको समझ आ गया। अब आ जाइए फिर से प्रश्न पे। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हमें 2 प्रकार के
एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। एक राष्ट्रपति जो नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव हैं, तो सारे आदेश, सारे कार्य ये माना जाता है कि उनके नाम से किए गए, लेकिन सारे आदेश और वो सारे कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री में निहित है। अगला जो है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो स्पष्ट रूप से संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकार तब तक सरकार है जब तक उसे लोकसभा के में बहुमत प्राप्त है, और अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं यानी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा में वो मतदान में भाग नहीं ले सकते, चर्चा में भाग ले सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सदस्य जिस सदन का सदस्य है उसी में वोटिंग कर सकता है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो प्रधानमंत्री उस पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो ऐसे में ए हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो निश्चित रूप से ये है अनुच्छेद 75, डी हमारा उत्तर होगा। तो 40 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 75 जो है। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। तो आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो कोई भी व्यक्ति भारत में लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। लेकिन एक नैतिक रूप से यह माना जाता है कि जो बड़ा लीडर है वो जनता से चुनाव लड़ करके आएगा। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास उदाहरण था कि मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो 10 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े, एक गुजरात से, एक यूपी से, वाराणसी से, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो राज्यसभा से वो भी जा सकते थे और उनके पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उदाहरण सेट भी कर दिया था कि भैया राज्यसभा से आप भी आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हमारी जिम्मेदारी है 300 से अधिक सांसदों को जिताने की बीजेपी के टिकट पर, तो हम फ्रंट से लीड करेंगे, यानी युद्ध मैदान में जा करके हम युद्ध लड़ेंगे। तो ये मान्यता है। अब उस हिसाब से आप जानते हैं कि मोदी जी का मामला क्या है और मनमोहन सिंह जी का क्या मामला है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जरूरी नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75 खंड 5 में लिखा हुआ है कि भाई 6 महीना के अंदर जो है सदस्यता लेनी होगी। तुरंत प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं जरूरत है कि आप संसद के किसी सदन के सदस्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए तो सदस्य बनना पड़ेगा। 6 महीने का समय दिया जाता है आपको। अब जो है अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से लोकसभा की सदस्यता से जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री, तो 25 वर्ष। अब जो है अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है? तो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही बनता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही हम कहेंगे। संविधान में तो यही शब्दावली है। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री।
तो ये जरूरी नहीं कि वो संसद के सदस्यों को ही चुने, वो बाहरी व्यक्ति को भी चुन करके मंत्री बना सकता है। उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है उनको जो है दोनों में से किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 75 खंड 5। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक, अगर सदस्य नहीं बन सकता। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी का सदन का भी सदस्य नहीं, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा 6 माह के बाद। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता रहा है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन यानी लोकसभा तक थोड़े सीमित है। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। तो सी हमारा उत्तर है। यही पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। अगला, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो निश्चित रूप से भारत का प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75 खंड 3 में यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, निश्चित रूप से सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह कोई कानून नहीं है बल्कि संवैधानिक प्रावधान है। और अगला, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो 1, 2, 3 यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो डी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ऐसे में केवल एक सही है, यही हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। कथन एक क्या है? भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये तो गलत हो गया, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, डी उत्तर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।